हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.31 जिसमें हमने क्या करना है जी, वो कहता है कि डिटरमाइन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ मॉसफेट एम्पलीफायर। मॉसफेट आ गया, ठीक है जी। तो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मींस हमने लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसकी निकालनी है। इंडिकेट द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इसमें से हमने डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना है जी, इंडिकेट करना है। तो थोड़ा सा लॉजिक होने वाला है इसमें, कोई इतना कहने के आसान भी नहीं है गाइस। देखें इसने पता क्या किया है, इसने ड्रेन वाला हिस्सा दिया हुआ है, गेट वाला हिस्सा दिया हुआ है, ये हमारा गेट का सारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है जी। ये हमारा ड्रेन का हिस्सा है और जो अपना क्या नाम है सोर्स का था, सोर्स को उसने डायरेक्ट ग्राउंड करवा दिया, वहां पे कोई उसने कैपेसिटर लगाया ही नहीं है। तो ये इसमें मेन प्रॉब्लम हुई है। तो देखो बच्चों, इसमें जो इसने सोर्स को डायरेक्ट यानी कि ग्राउंड कर दिया हुआ ना बगैर किसी कैपेसिटर के, डेट्स वाई इसमें इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा जी, मर्ज़े वजूद में आ जाएगा, यहाँ पे वजूद में आ जाएगा आर इन। तो लिहाजा आर इन हमें मालूम करना पड़ेगा इसमें। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि डायरेक्ट आपका सोर्स ग्राउंड कर दिया गया हो मॉसफेट के अंदर, तो आपका फिर इनपुट रेजिस्टेंस आ जाता होता है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता होता है। लेकिन इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाएगा, मैं आपको इजीली इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो आर इनको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, देखें इसका सिंपल सा फार्मूला है। इसने आपको वीजीएस और आईजीएस दी गई होगी करंट, ठीक है। ये वीजीएस और ये आईजीएस है, सिंपल सा फार्मूला ओहम्स लॉ का अप्लाई करो। वीजीएस की मैग्नीट्यूड और आईजीएस की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, आईजीएसएस उसका नाम है, चलो ये ले लो। तो वीजीएस की मैग्नीट्यूड मींस माइनस का साइन नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 10 और बटे में आईजीएस यानी कि 50 नैनो। नैनो का बच्चों मतलब क्या होता है जी, 10⁻⁻⁹ इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 1/5 आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर मैं कर दूं जी इसको 9 बन जाएगा ऊपर जाके ये। तो यार ये तो काफ़ी लंबा काम हो गया। 200 इसको मैं लिख सकता हूँ 200 मेगा ओम, ये आपका आ गया जी 200 मेगा ओम, ठीक हो गया बच्चों, 200 मेगा ओम आ गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब यानी कि बात आती है कि हमारे पास जो C1 यानी आपको पता है यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ों की फ्रिक्वेंसी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है जब लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने निकालनी होती है तो हमारा काम होता है हर एक कैपेसिटर की फ्रिक्वेंसी निकाल लेना, जो बाईपास कैपेसिटर होते हैं उनकी, सॉरी एक बाईपास तो ये होते हैं, ये पता नहीं इनका क्या नाम था मेरे जहन से निकल गई, ये जो हमारे पास ये वाले कैपेसिटर होते हैं ना, इनकी हमने जो फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है उनके ऊपर बात आती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी अब आप निकालेंगे 600 ओहम। स्टूडेंट्स बहुत ही एक छोटी वैल्यू है मेगा के मुकाबले में, लिहाजा इसको तो हम इग्नोर ही कर देंगे आरएस को। अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट बनना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसको इग्नोर करूँगा। C1 हमारा कैपेसिटर है जिसकी अपने पास कितनी क्या वैल्यू है जी, 0.005 माइक्रोफैरड। इसकी फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए मुझे इसकी रेजिस्टेंस चाहिए RC1। तो इसके लिए देखें RC1 के लिए RG रेजिस्टर आ जाता है, लेकिन RG के पैरेलल में एक इनपुट रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो लिहाजा आ जाएगा फार्मूला R इन पैरेलल विद RG। तो इसको फार्मूले को अप्लाई करते हुए आप RC1 निकालें। R इन कितनी है जी, 200 मेगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी वैल्यूज की, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 बटे में सम हो जाएगा 200 जमा 10 और आंसर मेगा में ही निकलेगा। RC1 इज इक्वल टू ये बन गया 2000 डिवाइडेड बाय बटे में आ जाएगा 210, तो ये आपका आ गया जी 9.52 मेगा ओम। अब स्टूडेंट्स बात आती है फ्रीक्वेंसी पे, FC1 पे इसका फार्मूला होगा 1/2 पाई RC1 C1 अप्लाई कर दो। 1/2 पाई इंटू RC1 की कितनी वैल्यू है, 9.52। कहने काफ़ी मैं भी उलझा रहा इस चीज़ में, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि ये क्यों ऐसा इनपुट रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि मैं खुद आपको पता कहता रहा हूँ आपसे कि इनपुट रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए ही मॉसफेट डेवलपमेंट आई थी। लेकिन मॉसफेट में अगर सोर्स ही ना हो तो फिर इनपुट रेजिस्टेंस मर्ज़े वजूद में खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। C1 की कितनी वैल्यू है जी, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। इससे साफ नज़र आ रहा है यार बच्चों, देखो तो सही है, दोनों आपस में वैसे ही कैंसिल और निकाल लो क्या आता है, 1/2 पाई आ गया मल्टीप्लाई बाय 9.52 मल्टीप्लाई बाय 0.005। तो ये आपका आंसर आ रहा है जी 3.34, ठीक है जी, 3.34 हर्ट्ज। इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ।
तो लिहाजा बच्चों इससे मतलब कि ये 3.34 हर्ट्ज ही आ रही है, कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब आती है बात FC2 पे। FC2 करने के लिए हम इसको C2 कंसिडर करेंगे ना, तो FC2 इसको निकालेंगे, ठीक है। तो C2 कितना बच्चों 0.005 माइक्रो फैरेड। लेकिन वहां पे अपना काम चलेगा। अब आपको पता है यहाँ पे अपना वो ड्रा करना पड़ेगा, क्या उसका नाम है यार, हाइब्रिड पाई मॉडल। हाइब्रिड पाई मॉडल को यहाँ पे ड्रा करना क्या नहीं इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं है, लेकिन आपके लिए चलो कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत को नहीं थी वैसे। देखो हाइब्रिड पाई मॉडल अभी ड्रा होने लगा है। हाइब्रिड पाई मॉडल के अंदर जब आ जाती है ड्रेन, सोर्स और अपनी क्या नाम है स्टूडेंट्स गेट की कहानी, तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे चाहे एग्जिस्ट करती है लेकिन वो सोर्स की वजह से कर रही है, ना कि वो यहाँ पे कोई कनेक्शन दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये ओपन छोड़ा जाएगा। देखो इस तरह से ओपन, इधर से ओपन, और ये आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका RG रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे करके RG, ठीक है। मैं बस आपको ना नॉमिनेट करवाऊंगा, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं मेंशन करूंगा, ताकि बस आप समझ जाओ यार, और मेरा टाइम भी बचे और आपका टाइम भी बचे। ये आपका V इन सिग्नल है, ठीक है जी। ये आपका RS है, ये आपका RG था, और ये कलेक्ट आपको पता है ये हिस्सा है गेट का, और यहाँ पे हिस्सा होगा सोर्स का। सोर्स इनडायरेक्टली ग्राउंड हो चुका हुआ है, डेट्स वाई यहाँ पे वोल्टेज होंगे VGS, और यहाँ पे आ जाएगा GM VGS। उसके बाद ये अपना ड्रेन है जी, ठीक है। ये अपना ड्रेन का हिस्सा है। ड्रेन के आगे देखो बच्चों हुआ क्या, हमने क्या करना होता है, हमने DC वोल्टेज बैटरीज को ग्राउंड कर देना, शॉर्ट करके ग्राउंड कर देना होता है। जब ये इसको मैंने शॉर्ट करके ग्राउंड किया तो RD का कुछ इस तरह से टर्मिनल नहीं हो गया, यहाँ पे RD और ये डायरेक्ट ग्राउंड है। आगे सेंटर में एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस साइड पे, C2 जिसे हमने नाम दे दिया, और एक RL नाम का रजिस्टर लगा हुआ है जो आगे से ग्राउंड है। तो ये सारी कहानी है आपके सर्किट की। अगर अब मैं C2 के लिहाज से फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स, उसके पहले रेजिस्टेंस मालूम करना चाहूँ RC2, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये प्लस का रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो पहले तो मैं लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो मुझे RD रजिस्टर नजर आता है, फिर मैं जब राइट साइड पे देखता हूँ तो मुझे प्लस में से ऐसे गुजर के जाना पड़ता है, अपनी करंट को भेजना पड़ता है। तो प्लस आ गया, क्योंकि मैंने पहले क्या किया, करंट को यहाँ से फ्लो करवाना शुरू करवाया, तो RD रजिस्टर पहले आया, फिर जब वो इसमें से गुजरी तो प्लस का रोल प्ले हुआ तो प्लस आ गया, फिर वो आगे गई तो RL रजिस्टर आया, फिर से वो ग्राउंड में पहुंच गई, और ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड अप कर लो। देखो RL की वैल्यू 10 है और उसकी 560 है, तो देखें RL की वैल्यू तो 10 है, 560 को आपको किलो में बनाना पड़ेगा। 560 को अगर आप 1000 पे तकसीम करोगे ये किलो में चली जाएगी, तो ये आती है 0.56 किलो ओहम, ठीक है, प्लस 10K। अब जब इन दोनों को जमा किया जाए तो RC2 आपके पास आ जाएगा 10.56 किलो ओहम, ठीक हो गया गाइस। अब आपने मालूम कर लेनी है अपनी फ्रीक्वेंसी FC2, 1/2 पाई RC2 C2 अप्लाई कर दें जी इस पे। 1/2 पाई RC2 है आपके पास 10.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ गया, क्योंकि किलो है, और C2 आपके पास दिया गया है जी वही वैल्यू 0.005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। अब अप्लाई करके देखेंगे हम कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी देता है ये वाला कैपेसिटर। तो 1/2 पाई आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय 10.56 आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय 0.005 आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बचा होगा वो आ गया जी। तो ये आपके पास आ रहा है गाइस, सीधी सी बात है 3.01 किलो हर्ट्ज, ये किलो में जा रहा है। तो देखें अब हमने बतानी है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस सीधी सी बात है डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसे FC से प्रेजेंट किया जाता है, वो भी हमने बतानी है FC विच इज इक्वल टू। अब वो किस चीज के इक्वल होगी, देखें बच्चों, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बराबर होती है हमेशा उस सबसे बड़ी कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू के। यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी कैपेसिटर ने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया, वो ये वाली है। देखो वो हर्ट्ज में और ये किलो हर्ट्ज में कितना जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका डन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।